गाइस आज हम आपको लिए आए हैं क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस त्वरण और जड़त्व के। चलिए शुरू करते हैं। समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इसकी आसान परिभाषा क्या है जो आपके लिए पेपर में बहुत आवश्यक होगा? जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। जैसे विस्तृत परिभाषा, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति समान त्वरण वाली कहलाती है। यह इसकी विस्तृत परिभाषा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। अब तो हम इसका उदाहरण दिखाते हैं आपको। उदाहरण, एक कार का वेग प्रत्येक सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। फिर एक सेकंड बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, फिर अगले सेकंड फिर 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले सेकंड फिर 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। और इसका सूत्र क्या है? ए इक्वल टू, इसका सूत्र है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान डी, यानी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान डी पे एक्सलेशन त्वरण बराबर भी अंतिम वेग माइनस यू प्रारंभिक वेग बटा टी समय। अब इस हम आगे चलते हैं। असमान त्वरण क्या है भाई? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में अलग अलग परिवर्तन होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। इसका उदाहरण भी हम आगे देखेंगे, पहले इसकी विस्तृत परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। इसकी विस्तृत परिभाषा ये है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान परिवर्तन होता है तो उसकी गति असमान त्वरण गति कहलाती है। इसका उदाहरण देखते हैं। एक कार का वेग पहले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। यह असमान त्वरण का उदाहरण है। जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा अगले सेकंड में, एक सेकंड में, फिर अगले एक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यानी 1 मीटर वस्तु आगे गई। अब हम पढ़ेंगे मुक्त पतन, फ्री फॉल के बारे में और इसकी परिभाषा। फ्री फॉल है क्या? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं या फ्री फॉल कहते हैं इंग्लिश में। इसकी विस्तृत परिभाषा में हम देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ने पर वह केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या प्रभाव में नीचे की ओर गति करती है तो इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। इसकी विस्तृत परिभाषा हो गई जो आप 10th या 9th के पेपर में लिख सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ऊंचाई से छोड़ी गई गेंद का पृथ्वी की ओर गिरना। जैसे किसी वस्तु को, ये पृथ्वी है मान लीजिए, पृथ्वी, और यार एक ऊंचाई से हम किसी गेंद को छोड़ते हैं तो ये फिर यहाँ से नीचे की ओर पृथ्वी पे गिरेगी। इसी को कहते हैं मुक्त पतन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का नीचे की तरफ गिरना, छोड़ी गई वस्तु का नीचे की तरफ गिरना। और एक और चीज हम आपको बताते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, यानी स्मॉल जी बराबर स्मॉल जी का मान कितना होता है। तो आप देखेंगे स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक सूत्र भी होता है, स्मॉल जी इक्वल टू से स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपान आर स्क्वायर। इसका एक सूत्र होता है स्मॉल जी निकालने का। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जी कैपिटल जी यानी हो जाएगा, और इंटू एम द्रव्यमान हो जाएगा अपान आर स्क्वायर त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको हम आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जिसका मान अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आखिरकार ये गुरुत्वीय त्वरण है क्या? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी आसान परिभाषा हम देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न हुए त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसकी विस्तृत परिभाषा में हम आपको बता रहे हैं। ऐसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे।
और इसका प्रतीक है जी, स्मॉल जी। इसका प्रतीक स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक। और इसका मान तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। फिर एक बार देख लीजिए, इसका मान 9, स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या स्मॉल जी इक्वल टू, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड के घात -2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं दिशा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। हाँ, स्मॉल जी यानी स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जा जाते जाते केंद्र पे जाकर शून्य हो जाता है, और पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर इसका मान घटता रहता है। विरामावस्था, अब हम पढ़ेंगे विराम से गिरती वस्तु। आखिर ये क्या होता है? विराम से गिरती वस्तु से, यदि किसी वस्तु को विराम से छोड़ा जाए तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। और कोई वस्तु यहाँ पे जैसे इसमें बोल है, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, इस पे लगा है स्टैंड पे, और इसको हम यहाँ पृथ्वी पे छोड़, इसको नीचे करते हैं, ये बोल धीरे पृथ्वी पे गिरेगी, इसका प्रारंभिक वेग u होगा जो 0 होगा, और इसका v का मान जो आएगा वो हो सकता होगा। अब हम पढ़ते हैं यही, जैसे इसका सूत्र है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v वेग इक्वल टू u प्रारंभिक वेग प्लस गुरुत्वीय त्वरण गुणे या इनटू समय। इसका एक और अगर हाइट में निकाले, ऊंचाई में, किसी ऊंचाई से गिरती वस्तु, तो इसका सूत्र हो जाएगा, जो आपके इसका सूत्र आपके सामने ही है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ये h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए या ए गुरुत्वीय त्वरण है जी, ए या जी लिख सकते हैं इसको, ए या जी इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर हम आगे चलते हैं, एक और सूत्र है इसमें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम आपको न्यूटन के पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण के बारे में बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, इस लड़के ने एक बॉल को नीचे फेंका तो ये धीरे धीरे नीचे गिर रही है। वस्तु को ऊपर से छोड़ते समय प्रारंभिक वेग 0 है, और जब यहाँ से आता है तो इसका वेग, मतलब अंतिम वेग भी ज्यादा हो जाता है। एक और चीज पढ़ लेते हैं हम, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो वह केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरती है। इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। यह अभी हमने ऊपर पढ़ा है, एक बार मैंने आपको और बता दिया। हाँ, और आपको एक और चीज बता दूं, u यानी u बराबर प्रारंभिक वेग होता है, और v को अंतिम वेग कहते हैं, और g यह गुरुत्वीय त्वरण है। p यानी समय, टाइम, h यानी हाइट, ऊंचाई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हम आगे जैसे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, यहाँ पे एक और आ गया, वो नीचे की ओर गिरती वस्तु था, और यहाँ पे एक ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु आ गया। या इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाता है। आप लोग कभी ना कभी गेंद को ऊपर फेंके होंगे। गेंद ऊपर जाती है, परंतु वो फिर नीचे वापस आती है, वो बहुत ऊपर आती है, इतनी बड़ी गेंद इतनी सी दिखने लगेगी, लेकिन वो फिर जमीन पे आएगी। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण के कारण से। इसलिए गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। और हम आगे चलते हैं अब आपको सबसे ऊंचे बिंदु पर। हाँ, सबसे ऊंचे बिंदु पर इसका सबसे ऊंचे बिंदु पर इसका वेग भी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे, जहां पे वो सबसे ऊंचा बिंदु, जहां पे वो सबसे ऊपर तक जाएगी, वहां पे उसका भी यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। एक और सूत्र, इसका सूत्र होता है v इक्वल टू यू माइनस डी टी। इसका भी वही होता है, लेकिन इसमें एक चीज होता है, इसमें माइनस लग जाता है। पहले वहां पे आप लोग देखे थे, यहाँ पे प्लस था ना, ये देखिए, यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया है। अगर ऊपर नीचे से ऊपर की हो जाएगी, यानी इसके वेग में गिरावट आएगी ऊपर जाते समय, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बस यहाँ पे माइनस बदल जाता है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो अब सबसे, हाँ, अब देखिए सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने का समय, इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने के बाद सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने में लगा समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय कहलाता है।
आप लोगों ने देख लिया, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने के बाद सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ही अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय कहलाता है। हम आगे चलते हैं। सबसे ऊंचाई पर बिंदु v इक्वल टू 0 आपने पढ़ा था, अंतिम वेग बराबर 0 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है t टाइम इक्वल टू u अपान g, मतलब समय बराबर प्रारंभिक वेग बटा गुरुत्वीय त्वरण। हम इसके भी आगे चलते हैं। अब जहाँ u प्रारंभिक वेग है और g गुरुत्वीय त्वरण है, ये आपने देख ही लिया। अब हम आगे चलते हैं। अधिकतम ऊंचाई, आसान इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा प्राप्त की गई सबसे अधिक ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसका सूत्र है h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g, यानी h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। 2 ऐसे और g गुरुत्वीय त्वरण है, x होता है त्वरण। उदाहरण है इसका, यदि u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो h बराबर 20 स्क्वायर अपान 2 इंटू 10। इसको अगर हम हल करेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए h इक्वल टू 20 स्क्वायर है, फिर अपान मान लीजिए 20, 10 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20 होता है। इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो 20 400 हो जाएगा, और फिर इसको 20 से भागे दे देते हैं तो 0 0 और 20, इसका 20 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। हाँ, अब हम आ गए न्यूटन के गति के प्रथम नियम, यानी जड़त्व, इंटियर। जड़त्व को इंग्लिश में इंटियर कहते हैं। इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिए। कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। इसे ही न्यूटन का पहला नियम यानी जड़त्व कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा, विस्तृत परिभाषा, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और यदि वह गति के समय है तो समान वेग से सीधी रेखा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व है यह। हम आगे चलते हैं। ये देखिए उदाहरण से, चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे को झुक जाते हैं। इसका भी तस्वीर दिखा के हम आप लोगों को समझाएंगे अभी। जड़त्व इनर्टिया, इनर्टिया जड़त्व इनर्टिया, इसको इंग्लिश में इनर्टिया बोलते हैं। ये भी आप लोग इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। तो इसकी परिभाषा देखिए, किसी वस्तु की अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति या गुण जड़त्व को जड़त्व कहते हैं। ये आप जान लिए। अब इसकी विस्तृत परिभाषा हम लोग देखते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। इसकी विस्तृत परिभाषा भी हमने देख लिया। उदाहरण है, बस का अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसको एक और इसके भाग भी हैं कई, जो हम आपको आगे बताएंगे। बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये विराम का जड़त्व का उदाहरण है, विराम, और ये गति का जड़त्व का उदाहरण है। इसके हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप लोग याद रखिए, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जड़त्व हमेशा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान कम तो जड़त्व भी कम होगा। ये आप लोग याद कर लिए। हम आगे चलते हैं। जड़त्व इनर्टिया के प्रकार। हाँ, अब जड़त्व के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है, जिनमें से आपको मैंने 2 बता दिया था। पहला, विराम का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ रेस्ट। इसकी परिभाषा देखिए, आसान, विराम में पड़ी वस्तु अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। हाँ, अगर ये हो सकता है। एक और विस्तृत परिभाषा इसकी देखिए आप लोग, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। ये परिभाषा अगर आप लोग पेपर में लिख देंगे, अगर आएगा तो 99% चांस है ये आने का। अगर लिख देंगे तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं जड़त्व में। और आगे चलते हैं। इसके उदाहरण, बस अचानक चलने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दिखा रहे थे आपको, कहाँ गए। जैसे कोई बस चलेगी, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक सीट है, इस पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे कोई यात्री है। हाँ, बस चलेगी तो यात्री झटके में पीछे की ओर झुक जाएगा। इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं।
इसे अचानक बस इसका उदाहरण एक और हो सकता है। जैसे आप लोग कार में बैठे हैं और कार अचानक में स्टार्ट हो गई, तो आप लोग पीछे की ओर झुकेंगे, इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं। हम लोग आगे चलते हैं आपको बताने। एक और है इसका, एक और दूसरा भाग, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्टी ऑफ मोशन। परिभाषा, गतिशील वस्तु अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसकी विशेष परिभाषा जो आप पेपर में लिखिएगा जरूर, अगर आएगा तो। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाता है। इसके उदाहरण को भी हम पिक्चर के माध्यम से भी समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, चलती हुई बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसलिए चलती हुई बस है, ये यहाँ पे कोई यात्री बैठा था और जहां बस अचानक में रुकी तो यात्री आगे की ओर झुक गया, यानी मतलब इधर झुक गया है, आगे की ओर झुक जाता है। यही गति का जड़त्व का उदाहरण है। अब तो आप ये लिख ही लेंगे। एक और जड़त्व है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ डायरेक्शन। ये इंग्लिश भी आप लोग याद रखिएगा, इनर्टिया, दिशा का जड़त्व। गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। हाँ, विस्तृत परिभाषा देखते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा, गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा की जड़त्व कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अगर कोई दिशा के जड़त्व का उदाहरण देख लीजिए, ये, ये है दिशा का जड़त्व। गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। हाँ भाई, गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखना चाहती है। और अगर इसमें हम कहीं मोड़ कार एक और झुक जाता है, तो अगर कोई जैसे हम लोग गति करके कार से जा रहे हैं और हम झटके में कार से मुड़ जाते हैं, तो यात्री क्या होते हैं, यात्री एक साइड झुक जाते हैं। उसे ही दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे एक आदमी कार चला रहा था, सीधा था, और इसने जहां से यहाँ से टर्न लिया, मुड़ा, ये इधर झुक गया। यही है दिशा का जड़त्व। अब ये चैप्टर खत्म ही है, बस थोड़ा सा बचा है और ये इसका उदाहरण, तेज गति से चलती कार अचानक मोड़ लेने पर यात्री एक ओर झुक जाते हैं। इसका उदाहरण हो गया। और आप लोगों के लिए याद रखने की चीज है जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें से आपके पेपर में 2 नंबर या 5 नंबर का जरूर पूछ देगा क्वेश्चन। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा अगर आपको 10th में टॉप करना है तो। देखिए, विराम का जड़त्व, वस्तु रुकना चाहती है, गति का जड़त्व, वस्तु चलती रहना चाहती है। दिशा का जड़त्व, वस्तु दिशा में चलना चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है इसका, सबसे महत्वपूर्ण बात, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम होगा तो जड़त्व भी मान लीजिए 2 किलो लगेगा मान लीजिए। और अगर 4 हो जाएगा तो जड़त्व भी 4 लगेगा, 4 लगेगा। और एक और चीज, किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे कल एक और इससे भी अच्छी क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।